नमस्ते, गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आज आपके साथ फिर एक लाइव सेशन के साथ जुड़ रही हूँ। मेरा नाम है सोनल गोयल, मैं 2008 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा काडर त्रिपुरा है और 2009 से 2016 मैंने त्रिपुरा में काम किया। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हरियाणा सरकार के साथ काम करने की, तो 4 साल मैंने हरियाणा सरकार के साथ काम किया और उसके बाद मैं अब दोबारा त्रिपुरा सरकार के साथ काम कर रही हूँ। तो आज का जो सेशन है वो जैसे कि मैं हर महीने, मेरी कोशिश रहती है कि हर महीने हर मंथ मैं एक सेशन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर लूँ। तो आज सितंबर में ये मेरा सेशन है जो मैं सभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो मैं कुछ सेकंड के लिए वेट करूँगी ताकि हमारे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लें सेशन को और फिर मैं फॉर्मली स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो यही मैंने रखा है कि जानिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा से संबंधित रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है, लगभग 13 साल मेरा गवर्नमेंट सर्विस में हुआ। उससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में काम किया मैंने 3 साल। तो जो भी मेरा अनुभव रहा इन सभी सालों के दौरान, उसके बेसिस पे मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि कई एस्पिरेंट्स का फीडबैक भी मिलता है कि सेशन से उनको फ़ायदा मिला या उनके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरा प्रयास यही है कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग करें और जितना संभव हो जो हमने सीखा है उस नॉलेज को आगे हम शेयर करते रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे सेशंस करती हूँ। तो और ज़्यादा डिले ना करते हुए, मुझे लगता है 5 बज चुके हैं, मेरे सेशन का टाइम 5 बजे का था, तो मैं सेशन फॉर्मली स्टार्ट करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैंने जैसे बताया कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करूँगी। तो स्ट्रैटेजी, मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जितने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सीरियसली देना चाहते हैं या जिन्होंने सोचा कि हम ये एग्ज़ाम को देंगे, तो उनको एक ब्रीफ आइडिया तो ज़रूर रहता है। ये श्योर शॉट की बात है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जनरली नहीं आता है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो उसके बारे में काफ़ी पता करके और फिर ही डिसीजन लेता है। तो फिर भी जो थोड़ा बहुत टिप्स मेरी तरफ से है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम सब ने देखा कि कल यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का जो एग्ज़ाम लिया था, मीन्स 2020 जो कंडक्ट हुए थे, उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया और टोटल 761 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। तो बहुत गर्व की बात है कि इतने हमारे पूरे इंडिया से, रूरल बैकग्राउंड से, अर्बन बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स ने मेहनत करी, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स सफल हुए। और सफलता की अगर हम बात करें तो टॉप 5 में जो रैंकर 1 है वो हैं शुभम कुमार, और वो हैं बिहार से कटिहार ज़िले से बिलोंग करते हैं। और शुभम ने बहुत मेहनत करके तीसरी अटेम्प्ट में उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रैंक जो पूरा सिलेक्शन हुआ उसमें टोटल जो 5 रैंक्स हैं, टॉप 5 रैंक्स हैं, उसमें 3 लड़कियां हैं, उसमें 3 हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई बेटियां हैं जो टॉप 5 में आई। और इसी तरीके से हमारे को बहुत सारी स्टोरीज ऑफ इंस्पिरेशन हमें देखने को मिली। मैंने आज दिन में एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी तो मैंने उसको ट्वीट भी किया, जो कि रैंक 45 के बारे में मैंने लिखा है। अंकित जो किशनगंज से बिलोंग करते हैं और वो बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके फादर बहुत मुश्किल से अपने परिवार का जो है रहन बसर वो कर रहे हैं और वो कोचिंग नहीं ले सकते थे, उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उनका सिलेक्शन 2014 में आई थिंक आईआईटी में हुआ, आईआईटी दिल्ली में उनका सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद से ही उनको माइंड में ये आ गया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो उन्होंने पूरा खुद प्रयास करते हुए
इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा, इसमें तैयारी करी और आज देखिए वो रैंक 45, तो सीधा सीधा एक आईएएस ऑफिसर के रूप में देश में अपनी सेवाएं देंगे, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो जो एस्पिरेंट्स, ये एग्जांपल्स मैं इसलिए कोट कर रही हूँ जस्ट टू मोटिवेट कि ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स को फेस किया और फिर भी वो जहाँ पहुँचना चाहते थे, जिस जिस मकसद से पहुंचना चाहते थे, उसमें उन्होंने अपनी सच्ची मेहनत करी है और उसके बलबूते पे वो वहाँ पहुँचे। कल फ्रेंड्स, मैंने एक जब ही रिजल्ट आया, तो क्योंकि मैं कभी कभी मोटिवेशनल बातें भी लिखती हूँ, तो कल मैंने जो ट्वीट किया अपना, उसमें यही लिखा, ये बात मैंने पहले भी एक्चुअली एक बार लिखी थी कि कभी मनोबल टूटे और आप हारने लगो, कभी आपका मनोबल टूटे और आप हारने लगो, तो उन लोगों को ज़रूर याद करना जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा। तो कभी भी आपको निराशा हो और आपको लगे कि हमसे नहीं हो रहा है, तो लाइफ में उन लोगों को याद कीजिए। ऐसे सबकी लाइफ में कोई कोई ना कोई लोग होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई फ्रेंड होगा, या कोई क्रिटिक ऐसा होगा जिसने कहा था कि इनके तो बस की नहीं है ये करना। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कहा था लेकिन हमें ये करके दिखाना है, इसको एज अ चैलेंज अपनी लाइफ में बनाते हुए आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही बात नहीं, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके अंदर आप अपना बेस्ट दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, असंभव कुछ भी नहीं है। जो कैंडिडेट हर साल सक्सेसफुल होते हैं वो हम लोगों में से ही हैं, आप में से ही हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट 1 साल में, 2 साल में जो आज एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ये सेशन या जो बाद में भी देखेंगे, उनमें से कोई हो। तो हम लोगों में से ही जो है वो कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि आपके जो प्रयास हैं वो राइट डायरेक्शन में हो और आपका जो एफर्ट है वो बिल्कुल फोकस तरीके से आप अपनी एक डिटर्मिनेशन के साथ अपने ऊपर विश्वास रख के करें। तो फ्रेंड्स, इनिशियली ये ही मेरे रिमार्क्स थे। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ त्रिपुरा, जिस राज्य में मेरा अभी सेवाएं मैं दे रही हूँ, त्रिपुरा राज्य से भी 2 कैंडिडेट्स, ऐसा आई थिंक इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ कि त्रिपुरा राज्य से 2 कैंडिडेट्स ने फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज एक साथ क्वालिफाई किया। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि नॉर्थ ईस्ट से स्पेशली अगर ऑफिसर्स बनेंगे, तो मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि अगर हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से अगर ऑफिसर्स बनेंगे, इंक्लूडिंग रूरल एरियाज, इंक्लूडिंग द रिमोट एरियाज, इंक्लूडिंग द बैकवर्ड एरियाज, तो कहीं ना कहीं उन ऑफिसर्स को भी ये आभास होगा कि उन एरियाज में क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, और उस रीजन की, उस एरिया की पॉलिसी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उसको इम्प्लीमेंट कराने में वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। उनका एक ओरिएंटेशन होगा, डेवलप होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है, हमारे रूरल एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो हर साल जो बैच सिलेक्ट होके आता है, उस बैच में एक वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स हम देखते हैं, हर साल देखते हैं। और यही इंडिया में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड for candidates and aspirants across the country and hailing from various diverse backgrounds. तो फ्रेंड्स, अब मैं फॉर्मली कुछ मेरी तरफ से जो बातें हैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप जब सिविल सर्विसेज के बारे में आप सोचते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो ये बात क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। एक तो यूपीएससी, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो अक्रॉस इंडिया के लिए जो एग्ज़ाम होता है, वो भी आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और साथ ही साथ में जो स्टेट सर्विसेज हैं, तो लगभग हर स्टेट का अपना एक स्टेट सर्विस कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि एट वेरियस लेवल्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करती है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप वो स्टेट्स के भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका बर्निंग पर्पस क्या है, आपका ऐसा कौन सा मोटिव है जो आपको ये एग्ज़ाम देने पे मजबूर कर रहा है। तो ये अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो फ्रेंड्स, आज भी एक जो कैरिस्मा है, जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें सिविल सर्विसेज में जब हम आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोगों के साथ जुड़ के, हम लोगों के साथ कनेक्टेड होके काम करें, और हम
अपना ग्रास रूट लेवल पे जाएं। आप देखिए आज के दिन में कैंडिडेट 22 से 23 साल की उम्र में भी ऑफिसर्स बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हैं। तो लगभग 4 से 5 सालों में वो डीएम और एसपी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 साल से कम की उम्र में भी आप एक जिले के सबसे उच्च लेवल के अधिकारी बन रहे हो, एक डीएम बन रहे हो, एसपी बन रहे हो, आपको पूरी कानून व्यवस्था को देखना है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एट अ वेरी यंग एज इट इज गिविंग डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट टू द पीपल, टू सर्व द पीपल, एंड आप एक्चुअली फील्ड में रह के बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक डाइवर्सिटी है, ये मुझे लगता है इंडिया में आज भी अनपैरेलल है। और ये जो एक जरिया है कि लोगों की जिंदगी में कुछ चेंज लाने का, कुछ पॉजिटिव चेंज लाने का, ये सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप ज़रूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसके कॉन्स जो हम बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें क्या हैं सिविल सर्विसेज में, तो सबसे पहली तो यही बात है कि ट्रांसफरेबल जॉब है ये। आपकी आज कहीं पोस्टिंग होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ बहुत लंबा टाइम रहे। इवन दो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जो हमारी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस हैं, उन्होंने रिकमेंड भी किया और नोटिफाई भी किया हुआ है डीओपीटी ने, एक सिविल सर्विस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हो हर स्टेट में, और किसी भी ऑफिसर का 2 या 3 साल से पहले एक पोस्ट से ट्रांसफ़र नहीं हो, और अगर होता है तो वो सिविल सर्विस बोर्ड से अप्रूवल लेके ही किया जाए। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये फॉलो नहीं होता है। तो ये एक जो है ट्रांसफरेबल जॉब है। और ट्रांसफरेबल जॉब भी ऐसी है कि इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक इसकी वजह से क्या है कि इंस्टेबिलिटी रहती है और आपकी फैमिली लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है। और दूसरा यही है कि आप कई बार कुछ चीज़ें सोचते हो कि हाँ हम इस प्रोफाइल में ऐसा करेंगे, तो वो आप लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर पाते, या उनको एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म में हम कैसे लेके आएँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो कि हम जब यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट फील्ड में रहे हमारे जाने के बाद भी। तो कई बार ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत कम टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो शायद आप वो ना कर पाएँ। तो एक ये भी पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक सिविल सर्वेंट के इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, चाहे हम उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, चाहे रोल ऑफ मीडिया की बात करें, रोल ऑफ जुडिशरी की बात करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, वहाँ की सिटीजन्स। तो ये सब जो डायनेमिक एक पैराफर्नेलिया है, इसमें रह के आपको काम करना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब तक आप इन सब के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म नहीं सेटअप कर पाओगे, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि हम जो इंटेंशन से वहाँ काम करते हैं फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो ये पैराफर्नेलिया है, जो एक इकोसिस्टम है जिसमें एक सिविल सर्वेंट काम करता है, उसके अंतर्गत ये एक प्रॉपरली हमारा एक डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज आपको क्यों देना है। और ये फ्रेंड्स ये इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो बर्निंग मोटिव है, ये जो बर्निंग पर्पस है, ये ही आपको गाइड करेगा जब भी आपको लगेगा आप डीमोटिवेट हो रहे हो। तो यही जो पर्पस है आपके बैक ऑफ द माइंड की, नहीं मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, मुझे क्यों देना है और मुझे ये करके ही दिखाना है, तो यही आपको आगे बढ़ने के लिए आपको शक्ति देगा, आपको हिम्मत देगा। तो जब आप ये क्लियर हो जाए कि हाँ आपको ये एग्ज़ाम देना है, एक और मेरी हमेशा एक सजेशन रहती है एस्पिरेंट्स को कि अपने साथ में एक फॉल बैक करियर ऑप्शन, प्लान बी एक लाइफ में ज़रूर रखें। तो प्लान बी का मतलब क्या है मेरा बोलने का? वो प्लान बी का मतलब ये है कि अगर आपका बाई एनी चांस सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करोगे। और ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग प्राइम टाइम ऑफ योर यूथ, मतलब आपके जीवन के 2 से 3 से 4 साल आप इसकी पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करोगे। बहुत सारी मेहनत भी लगती है और प्रोफेशनल करियर भी स्टेक पे होता है। आप उस तरीके से अर्न भी नहीं कर पाते जो आप सोचते हो कि अगर आप एक रूटीन जॉब टेकअप करोगे और जो उसमें ग्रोथ होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप बहुत कुछ सीखते भी हो।
जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हो तो मेरे को भी खुद लगा कि मैंने ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कभी लाइफ में मैंने उतना ध्यान से नहीं पढ़ी, और जब मैंने तैयारी की स्टार्ट की तो एक अलग तरीके का ओरिएंटेशन ये एग्ज़ाम जो है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो देता है। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करोगे। तो वो, मैं ये बिल्कुल भी किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन एक प्लान ज़रूर होना चाहिए कि बाई चांस हमारा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अगर आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स साथ में कर रहे हो, कैन ऑफ कोर्स प्रोसीड फॉर दैट प्रोफेशनल कोर्स एंड टेक अ जॉब इन दैट लाइन। कोई अपना एनजीओ, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये कुछ तो माइंड में एक आइडिया होना चाहिए, ताकि जब भी आप इस एग्ज़ाम को अगर नहीं अनफॉर्चुनेटली कर पाते और आप डिसाइड करते हो कि यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, तो यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि हाँ मैं ये अब करना था मुझे, और मैं अब ये करूँगा, मैं ये करूँगी। तो ये आपको बहुत मदद देगा लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे देना है, तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि आपको कब से स्टार्ट करना है। सो व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। कई एस्पिरेंट्स आज के दिन में मेरे से भी बात करते हैं कि उनको स्कूल में ही उनको लगता है कि हम स्कूल के टाइम से ही हम स्टार्ट करें। कईयों को लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टार्ट करें, एंड सम एस्पिरेंट स्टार्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसके साथ। तो मेरा जो पर्सनली केस है, मेरा थर्ड कैटेगरी वाला केस है। मैंने इसकी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद की थी। मुझे फ्रैंकली इस सिविल सर्विसेज के बारे में ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में मेरे को इसके बारे में पता लगा, और फिर जब मैंने डिस्कस किया घर में, तो म्यूचुअली ये डिस्कशन हुआ कि मैं इसको एक बार अपना ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद ही मैं ये एग्ज़ाम लिखूँ। तो मैं अपनी जर्नी टुवर्ड्स द एंड एक बार बताऊँगी। तो बैक टू द इशू ऑफ कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप फ्रेंड्स स्कूल में करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब आपको एग्ज़ाम देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दो हैं मेन, कि एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसमें कुछ एज क्राइटेरिया भी है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम ये भी जान लें कि हम जिस कैटेगरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, मतलब आप कितने साल तक ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देना फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दोगे, उससे एक साल पहले तो आपको पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। जब आपको प्रीलिम्स देना है, यूपीएससी का, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं, जनरली जून में प्रीलिम्स होता है। तो जून 22 में अगर प्रीलिम्स होना है तो अब तो आपको फुल फ्लेश्ड आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको 2023 में देना है तो आपके पास टाइम है, आप अभी जो है आप शुरू कर सकते हैं अपने बेसिक्स कंसेप्ट्स के साथ। आप सिलेबस पढ़ के उसकी ओरिएंटेशन कर सकते हैं, उसके ओरिएंटेशन समझ सकते हैं। यू कैन स्टार्ट रीडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ी होती हैं, और स्कूल की एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप, मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आती हूँ कि अगर आप ये डिसाइड करें कि आपको स्कूल से तैयारी शुरू करनी है, तो फ्रेंड्स मेरी ये सजेशन है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा इस पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि इट वुड बी टू अर्ली। क्योंकि आपको स्कूल के बाद तो यू हैव टू डिसाइड योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम ऑल्सो, आप किस में दोगे। 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स जनरली आने चाहिए, सो दैट यू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। और कई बार ऐसे भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना होता है 12th के अंदर ही, जैसे मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, यू हैव टू गिव सम एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। तो ये जो आपको स्कूल में जो टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा सिविल्स पे ना ध्यान देते हुए आप ये कर सकते हैं कि आपके जो जीएस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और करंट अफेयर्स, इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करें।
और बहुत ज़्यादा लेकिन उस पर टाइम ना लगाएं, क्योंकि फिर आप बाद में जो है उस प्रिपरेशन को कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुएशन में आप अच्छे से जो आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पर भी टाइम दे सकते हैं एंड सिविल्स की प्रिपरेशन पे भी अच्छा टाइम दे सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट स्टेज वाइज प्रिपरेशन। स्टेज वाइज प्रिपरेशन में कि आपने सपोज ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर से आपने सोचा कि मुझे सिविल्स की तैयारी करनी है, तो आप इनिशियली जो है अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश कीजिए, जिसमें मैंने पहले भी जो बात बोली कि जो जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस को देख के उनको पढ़ने का कोशिश करो। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, उनको देखिए। और साथ ही साथ में अपना जीएस पे इम्प्रोवाइजेशन लेके आना है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ एक या दो मैगजीन्स जो कि करंट अफेयर से डील करती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको इश्यूज के बारे में समझ आने शुरू हो जाएगी कि हमारी कंट्री में ये चल रहा है, और इस पे आप एक ओपिनियन बिल्ड करना शुरू कर दोगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सिविल्स की जो तैयारी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन में जो आपका जो रिटन है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, मैं डिटेल में बाद में आऊंगी, तो उसमें यूपीएससी ट्राइज टू जज द एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन पावर ऑफ अ कैंडिडेट, कि वो किसी इशू पे क्या समझते हैं और उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जो है अपना ग्रेजुएशन में अगर आप स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन, सपोज आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने सोचा कि मुझे सिविल्स की तैयारी करनी है और आप उसके बाद तैयारी शुरू करते हो, तो ये भी हो सकता है कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करो या फुल टाइम जॉब लो। ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज हो रही है और यू मे हैव एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स जो आपको परस्यू करना है। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट में आप ये मान के चलो कि अगर आपका ये प्लान है कि मैं अगले साल मैंने एग्ज़ाम देना है, तो आपको आज के दिन से भी 7 से 8 घंटे मिनिमम डेली देने पड़ेंगे। मतलब शुरू के 5 से 6 महीने आपको 7, 8, 10 घंटे भी अगर आप दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। और जब एग्ज़ाम के पास टाइम आ जाता है, 2, 3, 4 महीने जब रह जाते हैं, तब तो पढ़ाई के अलावा कुछ और करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, आप चाहे 14 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पढ़ें। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ उसके साथ कुछ प्रोफेशनली कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कोई और आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसके साथ टाइम मैनेज करना। और उसके साथ साथ फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विच यू हैव, बिकॉज एज भी एक फैक्टर है इसमें एज पर योर कैटेगरी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है आप डिसीजन लें। तो अब फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं जनरली एक 12 मंथ में ब्रेक करती हूँ, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। अगर आपने 2022 में एग्ज़ाम देना है प्रीलिम्स, तो अभी तो वैसे हम सितंबर एंड में आ गए, तो लगभग 1 साल पहले आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि मुझे अगले साल पेपर देना है, जून या जुलाई में जब भी प्रीलिम्स होगा मुझे वो लिखना है। उससे 12 महीने पहले, आपके 12-13 महीने पहले आपके माइंड में होगा। तो शुरू के जो 5-6 महीने हैं, शुरू के जो 5 to 6 मंथ्स हैं, उसको आप प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड स्टडी के लिए डिवोट कीजिए। तो मतलब ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग जो है ना, जिसमें आपके, क्योंकि आप जब यूपीएससी का जब सिलेबस देखोगे अच्छे से, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखोगे जो यूपीएससी ने इशू किया है, उसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीएस के कॉमन हैं। ऑफ कोर्स ऑप्शनल तो सिर्फ आपका मेंस में है, ऑप्शनल प्रीलिम्स में नहीं होता। तो आप 5 से 6 महीने ओवरऑल फाउंडेशन पे आप फोकस करो। उसके बाद 2 से 3 महीने आप मेंस पे शिफ्ट करो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेंस ही आपका रैंक डिसाइड करता है। मेंस में आपके जितने मार्क्स आएंगे उन्हीं मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स तो पास करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स पास करने के बाद में मेंस में जितने मार्क्स आएंगे
उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, और उसमें अगर आप क्लियर करते हो तभी आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें मैक्सिमम वेटेजेस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस में आप कैसा लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम प्रीलिम से पहले मेंस पे फोकस तरीके से अगर हम काम कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और इसमें आंसर राइटिंग है कि हमने जैसे यूपीएससी में अब मेरे टाइम से, अब मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2006 में और 7 में, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, तब से लेके अब तक पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। अब जो है वो जैसे दे गिव दी क्वेश्चन के अगेंस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स भी आइडेंटिफाई वो लिखते हैं, एक इंडिकेट करते हैं, और मार्क्स भी लिखे होते हैं, और एक स्पेस भी दिया होता है। तो आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर, बहुत ज़्यादा पुराने देखने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिपीट जनरली नहीं होते, बट एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। ऑप्शनल के लिए भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप जब आंसर राइटिंग जब करोगे, आपको ये बहुत हेल्प करेगा इन इम्प्रोवाइजिंग हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर व्यूज। तो ये 2 या 3 या 4 महीने जो हैं ये आप मेंस पे डिवोट करो, और जब प्रीलिम्स आ जाता है तो प्रीलिम्स के जस्ट 2 से 3 महीने पहले आप फुल्ली फोकस करो प्रीलिम्स के ऊपर। और प्रीलिम्स में क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो बिल्कुल हमें एक्सटेंसिव पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, सब कुछ करना है। और उसके बाद जब आप प्रीलिम्स दे दोगे, ऑफ कोर्स आपका जो फोकस है वो मेंस पे ही रहेगा। लगभग हमें 3 से 4 महीने का गैप मिलता है फॉर अपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी पहले आपने तैयारी ठीक करी हुई है और कुछ आपकी प्रैक्टिस हुई हुई है तो इसमें आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं स्टेज वाइज अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा स्टेज वाइज जाऊंगी, तो प्रीलिम्स जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव है, सी सेट है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के हैं। तो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट 1 है GS 1 और सब्जेक्ट 2 है वो एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS जो होता है उसमें तो जनरल स्टडीज़ में, जिसमें वही है कि न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनका भी पढ़ना हमें पड़ेगा। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इट इज़ बेसिकली टेस्टिंग द लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक कैंडिडेट को अप टू 10th क्लास न्यूमरेसी जो है वो उसको आती हो, उस लेवल के क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाएँ। और ये जो यूपीएससी ने जो सिलेबस भी नोटिफाई किया है ये उसमें भी मेंशन्ड है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस में हमें पता है कि 9 सब्जेक्ट्स देने होते हैं, जिसमें 2 तो लैंग्वेज के हो जाते हैं, एक इंग्लिश और एक दूसरी जो भी आप वर्नैकुलर लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो उसका एग्ज़ाम होता है। और उसके अलावा 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर 250 मार्क्स ईच। तो 250 इंटू 7 1750, जो कि ये जो 7 पेपर हैं इस पे आपकी मार्किंग होगी। तो पेपर 1 होता है फ्रेंड्स एसए का, पेपर 2 है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हेरिटेज, पेपर 3 हमारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस से डील करता है, पेपर 4 है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एक्सेट्रा, और पेपर 5 है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और पेपर 6 और 7 जो हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जो मेंस के लिए बात बोली पहले वही इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा। जो मेरी भी जो सिलेक्शन हुआ सेकेंड अटैम्प्ट में, मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट में फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने मेंस लिखा था और मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। तो मैंने जब एनालाइज किया कि मेरी कहाँ कमी रही, आई वॉज शॉर्ट ऑफ वेरी फ्यू मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। बट मुझे अपनी लूप होल्स और अपने वीक एरियाज मैंने खुद असेस किए, और जब मैंने दोबारा से ये एग्ज़ाम लिखना की कोशिश करी, जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट अपना दिया तो मैंने अपने उन्हीं वीक एरियाज पे काम ज़्यादा किया। तो मुझे ये पता लग गया था कि मुझे मेंस में मेरे को पढ़ा बहुत कुछ था लेकिन मैं उसको उस तरीके से लिख नहीं पाई। तो उसके लिए मैंने दूसरे अटैम्प्ट में बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, ऑनलाइन दिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग मैंने नहीं ली थी क्योंकि टाइम की भी कमी रहती है ये जब एग्ज़ाम का हम तैयारी करते हैं।
और साथ ही साथ में खुद भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एस्से राइटिंग, उस पर भी ध्यान दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप कैसे लिखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट इज द की टू गेट सक्सेस इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ओवरऑल ये कैंडिडेट के क्या एस्पिरेशन है कि वो किस पर्पज से सिविल सर्विसेज में आना चाहता है, ये बेसिक एक चीज़ है जो कि एक इंटरव्यू बोर्ड, बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड उसमें ऑफिशियल्स रहते हैं। द इंटरव्यू बोर्ड कंसिस्ट जनरली ऑफ 5 मेंबर्स। तो उसमें चेयरमैन और जो बाकी मेंबर्स हैं उनका यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है मोटिव यही होता है कि वो ये जज करने का प्रयास करें कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर मोटिव और द एम बिहाइंड ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज। तो इसमें आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या आंसर है, आपका क्या मोटिव है, और साथ ही साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रिएक्शन टू स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को भी वो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो थोड़ा टेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, जो आपने सीवी में लिखा, हमें एक सीवी मतलब एक फॉर्म भरना होता है व्हेन वी आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो उसमें आपने जो लिखा, अपना बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से आपने पढ़ाई करी, अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं तो उस प्रोफेशन के बारे में कुछ पूछा जा सकते हैं। व्हाट हैव बीन योर वर्क एरियाज, अगर आप जॉब में हैं, आपका हॉबी क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है। इवन दे कैन आस्क अगर आपका कोई यूनिक नेम है कि आपका नाम का मीनिंग क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंपल हो सकती हैं, ऐसा लगेगा आपको बाद में कि तो बोर्ड ने बहुत सिंपल पूछा, लेकिन बेसिकली वो यही जज करते हैं कि प्रेशर के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रेस पॉइंट ज़रूर होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, इंटरव्यू तक पहुँचता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेस पॉइंट होता है कि मेरे को इंटरव्यू में मैं पता नहीं कैसे फेयर करूँगी, कैसे मैं उसके सामने कैसे उनको फेस करूँगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनके सामने हमें ब्लफ नहीं करना चाहिए। ब्लफ इन द सेंस कि अगर आपको किसी इशू की नॉलेज नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया में, देश में जो भी चल रहा है उसकी नॉलेज हो। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप सिंपली एडमिट कर दीजिए कि सर और मैडम, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द आंसर टू दिस एट प्रेजेंट, बट जब मैं बोर्ड से बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, मैं डेफिनेटली इसके बारे में आई विल गेन नॉलेज ऑन दिस एंड आई विल अपडेट माई सेल्फ ऑन दिस इशू। आप अननेसेसरी, अगर आपको नहीं पता है तो उनसे किसी आर्ग्यूमेंट में मत एंटर कीजिए, दैट वुड बी वेरी फेटल। सो इफ़ यू want to have an argument, it should be a reasonable argument, justified with evidences, facts। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप झूठ मत बोलिए और आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट अदरवाइज कर देंगे, विच विल कैरी अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यू बोर्ड। तो बी सिंपल, बी नेचुरल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में रखते हुए आप इसकी जो है इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, many a times candidates get very good marks in the interview। तो वही है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, स्ट्रेस में आप कैसे परफॉर्म करते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब सिविल सर्विसेज में आओगे तो आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस देश के विकास के लिए, यही वो इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है। फ्रेंड्स, हाउ टू स्टे फोकस्ड। अब मेरे पास में कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि हम फोकस्ड कैसे रहें, इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो क्या करें। एक तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद पे डिसिप्लिन रखें। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने खुद जो स्ट्रैटेजी बनाई है आपको वो खुद फॉलो करनी है। तो जैसे मैंने बात करी थी बीच में कि आप अपने पूरा 12 मंथ्स का, 13 मंथ्स का शेड्यूल है कि मुझे इतने महीनों में ये ख़त्म करना है। फिर आप कोशिश करो कि ये जो महीनों के आपके टारगेट है, मंथ का जो टारगेट है, उसको आप वीकली टारगेट में कन्वर्ट करो अगर पॉसिबल है तो, कि मुझे इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या ये टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। और उसके बाद उनको आप कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो यू कन्वर्ट देम इनटू डेली टारगेट्स। फ्रेंड्स, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता ये करना। हम सब जो भी पास कर पाए हैं या जो भी सीरियसली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उन सबको पता है कि इसमें इतना सारा कुछ रहता है पढ़ने के लिए कि आपको अपना टारगेट
क्लियर होना चाहिए माइंड में, और वो जो टारगेट है उसको अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। गिव योर 100%। तो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन सेट योर टारगेट्स विच आर रियलिस्टिक। ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं दिन में 20 घंटे पढ़ूंगा पूरे एक हफ्ते। फ्रेंड्स, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगी। आपको सोना भी होगा, आपको खाना भी खाना होगा, यू विल हैव टू टेक सम अदर काइंड ऑफ रेस्ट ऑल्सो, नहाना भी है। तो प्रैक्टिकल टारगेट अपना रखो, लेकिन उसके अंतर्गत मैक्सिमम आपका आउटपुट आना चाहिए। मतलब वी ऑलवेज से ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके प्लस और माइनसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और ऐसी क्या वीकनेस है जो आपकी तैयारी पे अफेक्ट कर रही है। उसको भी ध्यान में रखते हुए आप उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। फोकस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, एंड टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अब मैं, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स हो गए सेशन के, और मैं कुछ एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगी, तो मैं ब्रीफली कुछ ऐसे इश्यूज यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आप इनिशियल टाइम में तो 7, 8, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपका एग्ज़ाम देना है आपको 2-3 महीने पहले, तो आपको 15-16 घंटे पढ़ना होगा। मतलब इतना मुझे लगता है पढ़ने के बिना नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर। और ये बहुत टफ नहीं है। अगर आप अपना एक डिसिप्लिन से चलेंगे, आप इजीली 14-15 घंटे जो हैं आप दिन में डिवोट कर सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड अगर आपका और कोई कमिटमेंट उतना ज़्यादा बेयरिंग ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम आपको देना है या मेंस लिखना है, अगर पॉसिबल हो तो टेक फ्यू मंथ्स लीव। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लीव लेने का प्रोविजंस रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लीव का प्रोविजन रहता है। तो वो लीव लेने का कोशिश कीजिए एटलीस्ट जब आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक आ गए हों, तो ताकि आप मैक्सिमम जो फोकस है वो आप अपने एग्जामिनेशन के ऊपर दें। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, हाउ टू चूज़ आर ऑप्शनल। कई कैंडिडेट्स को तो ये लगता है कि उनका जो सब्जेक्ट जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया उसमें वो कंफर्टेबल हैं और वो वही सब्जेक्ट के साथ जाते हैं। जैसे मैंने अपनी अगर मैं बात करूँ तो मेरे टाइम में क्योंकि 2 ऑप्शनल थे, प्रीलिम्स में एक रहता था ऑप्शनल और हमारा मेंस में 2 ऑप्शनल रहते थे। तो मैंने प्रीलिम्स में ऑप्शनल लिया था कॉमर्स, क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट थी और मैं CS भी थी, कंपनी सेक्रेटरी थी, और मैं ऑलरेडी लॉ कर रही थी साथ में प्रिपरेशन के। तो मेरे को कॉमर्स में कंफर्ट लगा, मैंने कॉमर्स लिया था प्रीलिम्स में। और मेरा मेंस में 2 सब्जेक्ट थे, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सब्जेक्ट थे। तो जो आप ऑप्शनल चूज़ करते हो, एक तो वो सेम हो सकता है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। अगर वो बाई चांस सेम नहीं है तो इफ़ इट इज़ नॉट सेम एज द सब्जेक्ट इन विच यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप सिलेबस को देख के कुछ सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, 3 या 4 सब्जेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, एंड देन ट्राई एंड गो थ्रू द सिलेबस कि किस तरीके के इसमें कंटेंट है और किस तरीके के फिर उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस के साथ साथ उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को भी एक बार देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि आप किस में कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस कर रहे हो। दूसरा ये है कि हम लोग कई बार ये चीज़ पे कैलकुलेशन करते हैं कि ये स्कोरिंग है या ये स्कोरिंग नहीं है। फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट स्कोरिंग है अगर आप उसमें अच्छे तरीके से लिखो। केमिस्ट्री से भी टॉपर आते हैं और संस्कृत से भी टॉपर्स आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी ऑप्शनल से लोगे तो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। द मेन थिंग इज़ कि आप जो ऑप्शनल ले रहे हो उसको जस्टिफाई करो, उसमें आप अच्छा लिखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और स्टडी मटेरियल जनरली हर सब्जेक्ट का अच्छा अवेलेबल है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि आपके मार्केट में उसके ऊपर स्टडी मटेरियल क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बाई चांस उस ऑप्शनल का आपका और बाकी सब्जेक्ट्स में कोई हेल्प है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसीलिए लिया था कि मुझे एक तो लगा कि जब मैं अगर मेरा सिलेक्शन होता है, जब मैं सिविल सर्विस में एंटर करूंगी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैंने पढ़ा होगा तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि जॉब में इवन थ्योरेटिकली मुझे पता होगा क्या क्या चीज़ें हैं,
एंड आई वुड बी हैविंग सम ओरिएंटेशन अबाउट द सर्विस। और दूसरा ये है कि उसमें कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से मिलते जुलते टॉपिक हैं, तो मैंने इसलिए पकड़ लिया था। तो आप ये भी देखो कि क्या उस ऑप्शनल का किसी और आपके सब्जेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है या वो हेल्प कर रहा है, तो कई बार वो चीज़ें भी हेल्प कर जाती हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल चूज करो। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैंडिडेट्स आस्क इज कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स जो हैं वो कई बार घबराते हैं कि हिंदी मीडियम से मार्क्स नहीं आते। फ्रेंड्स, आप हर साल में आप देखिए कि हर साल में सिलेक्शन हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स का काफ़ी होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक छोटा सा बात आप यही माइंड में रखो कि अगर आपकी स्कूलिंग, अगर आपका कॉलेज और स्कूलिंग अगर आपकी हिंदी मीडियम में है, तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जस्ट इस नोशन पे कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों के ही मार्क्स आते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम नहीं लेके इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करोगे तो आप उसमें अच्छे से सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। आप उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे कि भाई क्या मतलब पूछ रहे हैं आप, अच्छा उसमें नहीं कर पाओगे। जिस मीडियम में आपकी एजुकेशन रही है उसी मीडियम को फॉलो करें। ये मत सोचो कि इसमें मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा मीडियम चूज कर लोगे जिसमें आप लिख ही नहीं पाओगे तो फ़ायदा क्या, यू विल बी ओनली स्ट्रगलिंग एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो आप वही मीडियम लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फिर फ्रेंड्स, एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि क्या कोचिंग नेसेसरी है, इज कोचिंग नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, कोचिंग ज़रूरी है नहीं है ये एक पर्सनल डिसीजन है, आपकी अप्रोच क्या है। जैसे अगर मेरी बात कोई करें तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कोचिंग ली थी पार्शियल, मैंने फुल फ्लेज कोचिंग नहीं ली क्योंकि मेरे को कोचिंग में पढ़ने की आदत नहीं थी उतना। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टेकिंग कोचिंग सो मच। और दूसरा ये भी है कि कोचिंग में आपको टाइम भी देना पड़ता है और कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें अच्छी कोचिंग्स भी अवेलेबल नहीं है। रूरल एरियाज़ में आज भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो एस्पिरेंट्स को ट्रैवल करके दूसरी जगह भी आना पड़ते हैं, उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, शेयर्ड फैसिलिटीज़ में रहना पड़ता है, तो खर्चा भी रहता है, बहुत एक्सपेंडिचर लगता है उसमें। तो ये सब चीज़ें सबके लिए मैनेज करना आसान नहीं है। इसीलिए आप एक बार, सबसे पहले तो यही है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो कोचिंग के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि आप उसमें टाइम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, और उसमें जो कॉस्ट है उसको भी ध्यान में रखना है। तो कोचिंग के सब्सटीट्यूट्स भी हैं आज के टाइम में, तो स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 ने, तो क्योंकि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और अभी भी फेज़ वाइज ही खुल रहे हैं, अभी भी सब जगह नहीं खोले गए हैं, फुल फ्लेज नहीं चल रहे हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इवन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी अपने लेक्चर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप अगर किसी ऑनलाइन मटेरियल को सब्सक्राइब कर पाए तो शायद वो मदद करे। और साथ ही साथ में जो ग्रुप स्टडीज़ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई बार आपके जो एरिया के लोग हैं, जो और भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मिल के पढ़ाई करोगे तो एक दूसरे के नोट्स शेयर होते हैं, तो उसमें भी आपको जो है मदद मिलती है। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं यहाँ मेंस के टाइम पे बताना मैं भूल गई कि मेंस में आंसर राइटिंग के साथ साथ आप रिवीजन कैसे करोगे वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए। तो नोट्स का मतलब क्या है कि अगर सपोज एक बुक में अगर 12 चैप्टर्स हैं, तो उन 12 चैप्टर्स को आप एंड में जब आपका फाइनल रिवीजन कर रहे होगे, लास्ट 1 या 2 दिन पहले, आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपको टॉपिक वाइज उसके कीवर्ड्स याद रहने चाहिए कि इस टॉपिक पे अगर एक्ट ऑफ 1935 अगर पूछा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उस एक्ट में इम्पॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स थे वो आपके माइंड में रहने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2-3 तरीके कर सकते हो कि आप या तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, मतलब कई एस्पिरेंट्स हैं जो पूरे नोट्स लिखते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो, कोई बुक रेफर कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल या कुछ भी आप जो रेफर कर रहे हो, किसी के दूसरे के नोट्स हैं, उस पर आप अपना सिनॉप्सिस लगा लो, अपनी हैंड रिटन सिनॉप्सिस। जैसे मैं फ्रेंड्स यही करती थी कि जो भी बुक मैं पढ़ती थी उसके चैप्टर पे मैं चैप्टर की बिगनिंग में और चैप्टर के बीच में, मिडल में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट्स लिख लेती थी, पॉइंटर्स, ताकि जब मैं बाद में रिवाइज करूंगी तो मुझे पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मुझे पूरा मटेरियल नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ उन हाइलाइट्स को देखूंगी और मुझे याद आएगा कि इसमें क्या क्या था।
और जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे तो यही इंपॉर्टेंट जो बात है, यही आपको यही ध्यान में आएगी और इसी से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको मदद करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपके खुद के नोट्स जो कि आपको रिवीजन के टाइम पे मदद करें, वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं, वो स्टेपल्ड भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है कि आपने उसी बुक में हाईलाइट किया हो, ये भी एक ऑप्शन है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ हाईलाइट किया हो, कुछ मार्क किया हो या उसी पेज पे हाथ कुछ लिखा हो। बेसिक पर्पस ये है कि आपके पास बाद में टाइम नहीं होता पूरा पूरा पढ़ने का, तो रिपीटेड रिविजन्स करनी है, तो उसके लिए योर स्टडी मटेरियल इन शॉर्ट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्रेंड्स बातें थी जो इम्पोर्टेंट एस्पिरेंट्स पूछते हैं और मैंने कुछ यहाँ पे शेयर करने का प्रयास किया। एक लास्ट एक दो बातें और मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया नेसेसरी है या नहीं है, ये भी एस्पिरेंट्स पूछते हैं। तो फ्रेंड्स सोशल मीडिया आप उतना ही यूज़ करो जितना आपको तैयारी में मदद करता हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है। तो एज सीरियस एस्पिरेंट आप उतना ही टाइम डिवोट करो जितना कि आपको मदद कर रहा है आपकी तैयारी पे। अननेसेसरी जो है सोशल मीडिया पे टाइम डिवोट ना करें। अब ब्रीफली फ्रेंड्स बिफोर आई टेक दी क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स, अपनी जर्नी के बारे में मैं 2 मिनट में बताती हूँ। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैं सोनल गोयल हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, 2008 बैच, मेरा काडर त्रिपुरा है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग मेरी हुई है DAV पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से, पुष्पांजलि एनक्लेव से, और मेरा नेटिव प्लेस वैसे पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, आई वॉज डूइंग इट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 3rd ईयर में थी, मैं BCom ऑनर्स कर रही थी और साथ में CS भी कर रही थी। उस टाइम पे अलाउड था CS करना कॉमर्स ग्रेजुएशन के साथ में। तो मैं जब 3rd ईयर में थी, मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। उससे पहले हमारी फैमिली में किसी ने ये एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, ना कभी डिस्कशन हुआ, ना कभी किसी ने सोचा। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एकदम से अंदर से लगा कि मुझे ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, मुझे UPSC में ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहिए। जब मैंने अपने फादर से इनिशियली डिस्कस किया, अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस उनके माइंड में आई, क्योंकि सिलेक्शन एक तो शॉर्ट नहीं होता, बहुत टफ एग्ज़ाम है, लाखों एस्पिरेंट्स देते हैं और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में होता है, मैक्सिमम 1000 1100 सिलेक्शन होता है। उसके बाद भी आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, सर्विस के बाद कौन सा कार्डर मिलेगा, फिर आप किस कार्डर में जाओगे, वहाँ पे कैसे सेटल होगे, फैमिली लाइफ कैसे चलेगी, मैरिज कैसे होगी, ये सब जो हैं डिस्कशंस, ये मेरे पेरेंट्स के माइंड में रहे, पापा के माइंड में रहे। लेकिन जब मैं 5-6 महीने उनसे डायलॉग चलता रहा, इनिशियली वो अग्री नहीं करे। फिर जब लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे देना ही है, तो फिर मेरे फादर ने बोला कि ठीक है आपको देना है तो आप दो, लेकिन अपना आप करियर को आप सिक्योर करो कि अगर ये नहीं होगा तो आप क्या करोगे, प्लान बी जो मैं बात बोलती हूँ। क्योंकि उनको ये, मेरे पापा ने हमेशा यही बात बोली कि सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पेशली लड़कियों को, स्पेशली फीमेल्स को, गर्ल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उनकी बात को माना। तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, उसके बाद 2003 में, 2004 में मेरा CS कंप्लीट हो गया और मैंने 2004 में ही DU में LLB के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए एंड आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड फॉर LLB इन DU। मेरी लॉ की क्लासेस शुरू हो गई और मैंने साथ में फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करनी शुरू करी। एंड फ्रेंड्स मैंने पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी भी शुरू करी। मुझे यही लगा कि मैं CS बन गई हूँ, मुझे इसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए प्रोफेशनल, और साथ ही साथ ये भी लगा कि कुछ अपनी स्टडीज़ को मैं फाइनेंस करूँ, फाइनेंशियल बर्डन उतना पेरेंट्स पे नहीं दूँ मेरी, ये मुझे ऐसा लगा। तो ये जो तीनों चीज़ें थी ये पैरेलल मैंने की स्टार्ट। फोकस था सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, LLB की क्लासेस भी, क्योंकि रेगुलर कोर्स था, मुझे लॉ फैकल्टी में जाती थी उनको अटेंड करने, और मेरा पार्ट टाइम जॉब था जिसमें मुझे डेली नहीं जाना पड़ता था बट वीकली या फोर्टनाइटली मैं ऑफिस अटेंड करती थी। तो ये सब चीज़ों को मैनेज किया, टाइम मैनेज किया, और 2006 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया। जो पहला अटैम्प्ट दिया मैंने, तो मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ, मेंस लिखा मैंने, प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, मेंस लिखा, लेकिन मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो जब इंटरव्यू कॉल नहीं आया फ्रेंड्स, फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई। मुझे लगा पता नहीं, इतनी मुश्किल से तो फैमिली वाले माने थे,
अब नहीं होगा क्लियर तो मैं क्या करूँगी आगे, वो सारे थॉट्स आए। बट फिर जब 2-3 दिन में मैंने अपने आप को रिकलेक्ट किया, मैंने हौसला, मेरी फैमिली ने भी कहा कि नहीं अभी तो कोई बात नहीं, एक और अटैम्प्ट दे दो आप। तो मुझे फिर वही लगा कि क्योंकि मुझे ये मौका मिल रहा है तो मुझे अब ऐसा एग्ज़ाम में अपियर होना है कि मेरे को लाइफ में कभी ये ग्रज नहीं रहना चाहिए अपने ऊपर कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो आई डिड वॉट एवर आई कुड। और जो मैंने बात बोली थी ड्यूरिंग माई लेक्चर कि मेरे को अपना वीकनेस पता लगा था, क्योंकि मैंने मेंस एग्जाम लिखा था तो मुझे ये पता लग गया था कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो मेरा वीक एरिया यही था कि मेंस में मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम थी। तो मैंने फ्रेंड्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस के जब बात आई मैंने दिन रात मेहनत करते हुए ऐसे राइटिंग पे ध्यान दिया, आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया, अपने नोट्स बनाए, रिपीटेड रिवीजन, मॉक टेस्ट, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। मेरा इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू मैंने बोर्ड फेस किया। मिस्टर डीपी अग्रवाल थे, डॉक्टर डीपी अग्रवाल सर का चेयरमैनशिप में मेरा इंटरव्यू गया और फाइनल सिलेक्शन बाय गॉड्स ग्रेस, एलमाइटीज ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स एंड फैमिली आई क्लियर्ड द 2007 एग्जामिनेशन। फाइनल रिजल्ट क्योंकि नेक्स्ट ईयर आता है तो मेरा 2008 बैच है एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th। तो वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हमने मसूरी एकेडमी ज्वाइन की ट्रेनिंग के लिए, सितंबर 2008 में मैं गई और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फेलो बैचमेट्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करते हुए वो लोग वहाँ तक पहुँचे थे। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और फिर मेरा कार्डर अनाउंस हुआ था दिसंबर में, दिसंबर 2008, जब ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, फाउंडेशन जस्ट ख़त्म होने वाला था। और उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई मसूरी में। फिर मैंने 2009 में त्रिपुरा ज्वाइन किया। 2009 से 16 मैंने त्रिपुरा में काम किया। सारी फील्ड पोस्टिंग्स में मैंने काम किया लगभग। वहाँ एसडीएम रही मैं, एडीएम रही, फिर सीईओ ऑफ अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल रही, फिर सर्व शिक्षा अभियान में कुछ टाइम काम किया, फिर मैं डीएम रही गोमती डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद 2016 में मैंने हरियाणा में इंटर काडर डेपुटेशन लिया। हरियाणा में मैं 4 साल मेरे को काम करने का मौका मिला। यहाँ भी मेरा फील्ड में ही एक्सपीरियंस रहा, फरीदाबाद, झज्जर और गुड़गांव में। और मैं अब वापस त्रिपुरा सरकार के साथ कार्यरत हूँ। तो ये जो फ्रेंड्स मेरा 13 साल, लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस में, और उससे पहले 3 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया। तो बहुत सारी चेंजेस मेरी खुद की पर्सनालिटी में हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने एंटर किया था सिविल सर्विसेज, उस टाइम में शायद एंटर करना इजी था, और एंटर करने के बाद सरवाइव करना जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है इस सर्विस के अंदर। मतलब आप एंटर तो कर सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल करते हैं, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन हाउ यू परफॉर्म इन फील्ड, हाउ यू परफॉर्म इन दैट डायनेमिक पैराफर्नेलिया, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप जिस मंशा से आए थे, आप जिस नोशन से सर्विस में आए हो, आप उस मंशा से लोगों तक पहुंच पा रहे हो, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि एक हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। और उसको अगर हम कर पाएँ, हम अपनी हर पोस्टिंग में कर पाएँ, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक सक्सेस का एक पैरामीटर है। चाहे हम टीम बिल्डिंग की बात करें, चाहे हम लीडरशिप की बात करें, चाहे हम लोगों से कनेक्ट होने की बात करें, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और जैसे कि मैंने बोला कि सिलेक्ट होके एंटर करना इजी है, लेकिन उसके बाद परफॉर्म करना बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव ब्रिलियंट ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस वेरियस सर्विसेज, वर्किंग डे एंड नाइट फॉर पब्लिक। कोविड-19 पेंडेमिक ने दिखाया किस तरीके से अपनी परवाह और अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए हम लोग मतलब हमने देखा कितने सारे एस्पिरेंट्स जो हैं ऑफिसर्स बने, और ऑफिसर बनने के बाद में किस तरीके से वो देश सेवा कर रहे हैं। इट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। तो फ्रेंड्स, अब समय क्योंकि काफ़ी हो गया, मैं कुछ क्वेश्चंस 4 या 5 क्वेश्चंस ले लेती हूँ। इट्स ऑलरेडी 54 मिनट्स फॉर द सेशन, आज थोड़ा लंबा हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैम आपका इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम? मेरा फ्रेंड्स हिंदी मीडियम था, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है मैंने बताया डीएवी स्कूल से थी, फिर मैं कॉलेज श्री राम कॉलेज में गई थी। तो मेरा क्योंकि एजुकेशन जो था वो मेरा इंग्लिश में था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। मैम जनरल नॉलेज के लिए कौन सी बुक्स रेफ़र करें?
फ्रेंड्स, मैं ना डेलिबरेटली बुक्स की लिस्ट में नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं बुक्स नहीं की लिस्ट नहीं जनरली बताती हूँ। यही है इम्पोर्टेंट कि आप जो एक कॉमनली यूज्ड हर सब्जेक्ट की बुक है उसमें से गो थ्रू करके आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट कौन सी है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट पे दो दो तीन तीन किताब पढ़ो। आप चाहे एक ही किताब पढ़ो, उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी नोट से सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसी को अडॉप्ट करो जो आपको कंफर्ट देता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। एक ने पूछा है कि मैम आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग में जैसे मैंने बताया कि आप एक तो 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सब्जेक्ट वाइज कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद में आप जब आप लिखना शुरू करोगे, जब आप व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, आप अपने आप ही इम्प्रूव करोगे। तो आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि 10 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कितने वर्ड होने चाहिए। तो आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उस पीरियड, उस वर्ड लिमिट में उसके की पॉइंट्स लिखो। मतलब उस टॉपिक पे की पॉइंट्स उतने वर्ड में आपके कवर हो जाएं, ये आपका फोकस होना चाहिए, चाहे वो 10 नंबर में आए चाहे वो 20 नंबर में आए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो मैंने बीच में बात बोली थी, आपकी नोट्स, जिससे भी आप रिवाइज कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपके जब भी आप आंसर लिखोगे, आपको उस टॉपिक पे 5 या 10 पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको माइंड में आ जाएंगे। और जो माइंड में रहेंगे आप उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो या आप उसको इलाबोरेट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए आपके नोट्स, आपके रिपीटेड रिविजन्स और आपकी की पॉइंट्स उस इशू पे ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप रिपीटेड करोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। आप चाहो तो आप उन आंसर्स को अपने कलीग से, जो फ्रेंड्स हैं जो आपस में तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी चेकिंग करा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप जो है एक दूसरे की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे से भी सीख सकते हो। क्रॉस लर्निंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ में मेंस के लिए एस्से राइटिंग भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्से राइटिंग, क्योंकि एस्से एक टॉपिक चूज़ करना होता है और आपको उस पर लगभग 2500-3000 वर्ड लिखने हैं। तो बहुत लॉजिकली आपको ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसे का स्ट्रक्चर बनाने में ही आप इनिशियली 15-20 मिनट लगाओ, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, और उसके बाद लिखना शुरू करो। डू नॉट बी इन अ हेस्ट जस्ट टू स्टार्ट ऐसे, कि आपको टॉपिक मिल गया और आपने ऐसे स्टार्ट किया। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप उस पर 15-20-25 मिनट भी लगा के सोच के उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करो, और जब उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए आप उसके बाद उसको लिखना शुरू करो। आई थिंक वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम प्लीज़ टेल अबाउट योर इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, मेरा इंटरव्यू मैंने जैसे बताया अपने लेक्चर में, डीपी अग्रवाल सर का इंटरव्यू बोर्ड था मेरा, वो चेयरमैन थे। और लगभग 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला और काफ़ी सवाल पूछे मुझे। एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट एक एनवायरनमेंट था, क्योंकि डीपी अग्रवाल सर का उस टाइम में जो बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड था, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रिक्टेस्ट बोर्ड ऑफ द यूपीएससी। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मेरे को फील हुआ कि मैं बहुत एक स्ट्रिक्ट उसमें बैठी हूँ, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए। डीपी अग्रवाल सर ने मेरे से एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा कि आपकी एजुकेशन और आपका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ आप सिटी में रहे हो या आप अर्बन एरिया में रहे हो, तो हाउ डू यू विजुलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट। आप रूरल इंडिया में कैसे अपने आप सोचते हो कि आप कैसे काम करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे। तो मैंने सर को रिप्लाई किया कि सर मुझे पता है कि मेरी इनिशियल ईयर्स की पोस्टिंग और बाद में भी मुझे रूरल इंडिया में ही रहना पड़ेगा, और मैं पूरी ये बात समझते हुए ही ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं प्राइवेट सेक्टर से शिफ्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट में। अगर मुझे हर पूरे लाइफ मुझे अगर अर्बन एरिया में ही रहने का मेरा मन होता, तो ऐसा मैं फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब से मैं शिफ्ट ही ना करती, मैं सिविल्स की तैयारी ही ना करती। लेकिन आई एम अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन जस्ट फॉर द रीज़न एंड आई वॉन्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट
टुवर्ड्स सोसाइटी या नेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कोशिश करूँगी तो मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, और उन्होंने और बाकी काफ़ी कुछ पूछा। तो यही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करें, और किसी भी इशू पे एडमेंट अनरीजनेबली नहीं होना। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आपके पास जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है तब आप ज़रूर स्टैंड लें, लेकिन अगर आप अनक्लियर हैं, अगर आपको खुद ही नहीं क्लियर है कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है गलत है, तो उसमें फंसने की बजाय आप एडमिट कर लो कि आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है या आपकी उस पर अंडरस्टैंडिंग कम है। आई थिंक फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया सेशन शुरू करे हुए। एक सवाल जो है ये किसी ने पूछा कि मैम व्हाट डिफ़िकल्टी यू फेस आफ्टर अपॉइंटमेंट एज आईएएस एंड हाउ यू ओवरकेम दैट डिफ़िकल्टी। फ्रेंड्स डिफ़िकल्टी तो आफ्टर अपॉइंटमेंट, मैंने बोला चैलेंजेस तो हर दिन आते हैं, और ऐसा भी है कि कई चीज़ों का कोई रूल बेस्ड, मतलब इन द सेंस कि कोई एक सेट आंसर नहीं है कि उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, ये चैलेंज है, आप जैसे जैसे फेस करते जाओगे ये आपको और मजबूत बनाता जाएगा, और आप अपने एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ोगे। यू कैन ऑफ कोर्स टेक एडवाइस ऑफ योर सीनियर्स, आपके कलीग्स, वो आपके जो साथ में काम करते हैं, इवन आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, कई बार वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं उस ऑफिस में, आप उनकी भी एडवाइस लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप के सामने जैसे जैसे चैलेंजेस आते जाएंगे, आपके अंदर खुद ही वो शक्ति आती जाएगी कि आप उनको फेस करते हुए आगे बढ़ो। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन फेस करने की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, कई बार वीवीआईपी प्रोटोकॉल विजिट्स होती हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि मेगा फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, इलेक्शन ड्यूटी, तो ये सब जो चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में एक और पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट बिटवीन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, मतलब आपका जो वर्क एंड फैमिली लाइफ बैलेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना। तो वर्क इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी डिमांडिंग, लेकिन नेवर निगलेक्ट योर फैमिली, ये भी फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और सिविल सर्विसेज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम कोई भी प्रोफेशन में जाएं, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, तो इन बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली को भी साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स आई थिंक मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगी, आई विल लाइक टू एंड माई सेशन टुडे। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि एस्पिरेंट्स आज जुड़े, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं हमारे यूथ के साथ में, क्योंकि यूथ में वो एनर्जी है कि वो जो भी चीज़ ठान ले तो उसको करके दिखाती है। जो मैं 3 C's बोलती हूँ, 3 C's, करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी, उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है। कन्विक्शन है कि वो कर लेंगे, और कंसिस्टेंसी बार बार उस चीज़ पे लगे रह के मेहनत करने की जो क्षमता है हमारे युवा पीढ़ी में, वो बहुत इमेंस है। और इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एजेंट्स हैं सोशल चेंज के, आप लोग एजेंट्स हैं इनोवेशन के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाने के। तो आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में ही जाओ, आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वोकेशन चूज़ करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप टीचर बनो, आप एक एनजीओ खोलो, या पॉलिटिक्स में जाओ, कुछ भी चूज़ करो, उसमें ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द नेशन एंड सोसाइटी, यही रिक्वेस्ट हमारी है। और हमारे देश में इतने सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जिसमें आप एज सिटीजन्स यू कैन कंट्रीब्यूट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट you become part of the administrative government flagship program, और उसको लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद करो। यही मेरी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है। और एंड में यही मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये सेशन हमारा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पे है, कि हमेशा आप ये विश्वास रखो कि यू कैन एंड यू विल, कि आप कर सकते हो और आप करोगे। एंड गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, रियलाइज योर ड्रीम्स। जो आप अपने मन में आपने विचार धारणा की है कि मुझे वहाँ तक जाना है, उस लक्ष्य को अपने माइंड में क्लियर रखो, फोकस रखो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। एक हिंदी का प्रोज है जो आप सब ने मुझे लगता है सुना होगा, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो क्या ज़रूरी है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके एफर्ट्स इतने हों
कि आप उस आसमान तक भी पहुंचने का प्रयास करो। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु हैव क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन द लास्ट रिजल्ट अनाउंस्ड। और जो एस्पिरेंट्स नहीं क्लियर कर पाए वो भी निराश ना हो, हताश ना हो। लाइफ में और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी और वो बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं सब के साथ मेरी आप सबको शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। नमस्कार।